सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अपठित गद्यांश के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपठित गद्यांश हम कहते किसको हैं। तो वह गद्य खंड होता है जो पहले कभी पढ़ा नहीं गया होता है। तो किसी भी कहानी का एक छोटा सा पोर्शन या एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है, तो इसे ही आप अपठित गद्यांश कहते हैं। इसी तरह दूसरा एक हो जाता है पठित गद्यांश। पठित मतलब जो कहानी आप पहले से पढ़े हुए होते हैं और उसी कहानी है, लेकिन अपठित गद्यांश में वह कहानी का अंश आप पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं और उसी अंश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहले कभी न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। यह गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिया गया होता है। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इनके अभ्यास से भाषा की समझ विकसित होती है और उस पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। व्याकरण का बढ़ता है। अब हल करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए व कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए? अपठित गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। फिर उसकी प्रमुख बातों को आपको कहीं रफ वर्क में आप कॉपी में बनाते हैं तो आप वहाँ लिख भी सकते हैं या फिर पेपर में पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस वाले गद्यांश में इसकी ये लाइन और ये वर्ड इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर उसके भाव या अर्थ को समझना चाहिए और गद्यांश में से ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अपनी ओर से कुछ बढ़ा चढ़ाकर उत्तर नहीं देना चाहिए। तो हमेशा जब भी आपको कोई अपठित गद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उसी गद्यांश में से ही उन प्रश्नों के उत्तर लिखें। अपनी जानकारी के अनुसार, जो आपको पहले से पता है उसके अनुसार अपना उत्तर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको वो गद्यांश दिया ही इसलिए गया होता है जिससे कि आप उसको बार बार पढ़ें और उसी में से ही उसके उत्तर देने की कोशिश करें। आइए आगे एक अपठित गद्यांश मैं आपके सामने पढ़ूंगी और उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर के बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ एक अपठित गद्यांश दिया गया है जो इस प्रकार है। मोर एक सुंदर पक्षी है, इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए वह आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आंखें छोटी छोटी होती हैं। इसके सिर पर सुंदर सी कलंगी होती है। इसके पर आधे चांद के निशान होते हैं, लेकिन इसके पैर बड़े होते हैं। मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर का नृत्य मनमोहक होता है। अब हमने ये गद्यांश तो पढ़ लिया। अब इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो आपने गद्यांश पढ़ा था, किसे घोषित किया है? मोर को। प्रश्न,
मोर आकाश में ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता? उत्तर, शरीर भारी होने के कारण। प्रश्न, मोर क्या क्या खाता है? उत्तर, दाना और कीड़े मकोड़े। प्रश्न, पक्षी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, चिड़िया, खग। प्रश्न, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उत्तर, मोर। शीर्षक का अर्थ होता है मतलब उसको पढ़ने के बाद आपको कौन सा टाइटल को ही हिंदी में शीर्षक बोलते हैं। तो आप इस अपठित गद्यांश को क्या टाइटल दे सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। और हमेशा यही कोशिश की जाती है कि टाइटल जो होता है वो छोटा लिखें। वो 1-2 लाइन का टाइटल आप नहीं लिखेंगे, आप 1-2 या 3 वर्ड्स के मैक्सिमम टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि सुंदर पक्षी मोर, मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर। इस तरह के टाइटल आपको लिखने होते हैं। मतलब जब भी आप शीर्षक देने की कोशिश करेंगे किसी भी अपठित गद्यांश को, तो वह बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने यह अपठित गद्यांश पढ़ा और उसका कि यह जो गद्यांश है यह कितने लाइंस का है? 5 to 6 लाइंस का। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि यह कहीं न कहीं किसी मैगज़ीन से, किसी पत्रिका से या फिर किसी गद्य के अंश, एक छोटे से पार्ट को लेकर के यहाँ पे दे दिया गया है और उससे संबंधित ही आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले जब कभी भी आपके सामने कोई भी अपठित गद्यांश आता है और आपको उसका उत्तर देने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले उसको आप ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार तो पढ़ लीजिए। उसके बाद उसमें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं या किसी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ आ रही है तो उसको आप वहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद फिर एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके उसका उत्तर आप उसी गद्यांश में से ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसी गद्यांश के अनुसार ही उसका उत्तर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपकी बुक में पीछे भी कई सारे अपठित गद्यांश दिए गए हैं, तो उनमें से आगे हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।